everyone, my name is Shivani and welcome to अनंत IAS। और आज आप 14th ऑफ मार्च का न्यूज एनालिसिस हम करेंगे। 3 न्यूज़पेपर्स लेके चलेंगे। पहला है इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा है ईटी और तीसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। टेली न्यूज जो है वो आज की पब्लिकेशन में नहीं, मैं आपको बता दूं कल थी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यूएस टू रिबूट इंडिया चिप एम्बिशंस विल हेल्प प्लग इन टू ग्लोबल अलायंसेस। ध्यान दीजिएगा, जो यूएस का जो मैकेनिज्म अभी चल रहा है प्रेजेंट के टाइम में जियो पॉलिटिक्स को लेकर के, उसमें इंडिया उसके सेंटर में है। ठीक है, चाहे आप जियो पॉलिटिकल स्टेप्स को देखें, चाहे चिप एम्बिशंस को देखें, और टेक्नोलॉजी तो है ही ऑफ कोर्स। तो जो यूएस का जो जिसे हम अलायंस करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं चिप एम्बिशंस को लेकर के, उसके लिए बड़ी न्यूज है जो आने वाले टाइम में अपना सिग्निफिकेंस दिखाएगी। तो क्या है कि इसमें इसकी सब टैग लाइन ये है कि ताइवानीज टाई अप की बट पार्टनरशिप इंटेल्स मल्टी रेड फ्लैग्स। मतलब हम चाहते हैं कि हम ऑलरेडी जुड़ना चाहते हैं चिप में या सेमीकंडक्टर्स की जहां बात होती है, आगे आना चाहते हैं, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ ताइवानीज का जो ताइवान है उससे क्या टाई अप हो रहा है, किन देशों से हुआ है, वो क्या क्या पोजेस करता है, क्या इंपॉर्टेंस पोजेस करता है सेक्टर में, उसको भी इस आर्टिकल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो कल का जो आपका पब्लिकेशन है उसको निकाल के देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आपको मिल जाएगा, आप उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। इस पे एक सवाल मेंस और प्री में बनना तय है। Alright. Now, the deal between India and the United States on fostering private sector cooperation in the semiconductor manufacturing could have three main upsides from New Delhi's perspective. ठीक है, तीन मेन अपसाइड्स हैं जिसको एनहांस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको ये पिन पॉइंट करते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये बताना चाह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। किसके साथ? इंडिया यूएस के साथ करना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें समझने वाली। क्या? द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग अलाइंड इनटू अ मॉरल सेंट्रल रोल इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन इन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और हम ग्लोबल सप्लाई चेन में, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में जुड़ना चाहते हैं। स्पेशली द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल कन्वर्जेंस इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम लॉन्च बाय कंट्री एंड दोज बाय अदर गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि चिप का शब्द यूज होता है ना, चिप का मतलब वो सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स का यूज अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में यूज होता है, साथ ही साथ कई इक्विपमेंट्स में यूज होता है। और विश्व में ऐसे ही थोड़े ही देश हैं जो इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इंडिया भी अपनी जगह इसमें बनाना चाहता है ना। समझने वाली बात क्या है कि देयर इज अ कमिटमेंट टू मेन स्ट्रीम इंडियाज $10 billion in incentives by dovetailing component manufacturing projects from chip firms and industry leaders such as Taiwan Semiconductor Manufacturing Company। मतलब ताइवान का जो नेम इसमें जो नाम आता है उसके हिसाब से इंडिया भी इन सब देशों के साथ कोऑपरेशन करके, इंटरेस्ट दिखा करके इंसेंटिवाइज करना चाहता है अपनी मेन स्ट्रीम में, जहां पर वो $10 बिलियन को इंसेंटिवाइज कर रहा है और आने वाले समय में ग्रोथ देखता है। ठीक है, there is also possibility of India benefiting from a further realignment of regional collaborative effort being fostered by the US in pivotal role as Washington tries to diversify the sourcing supply base from semiconductor chips and avoid duplication of efforts, government officials said। अब हम जब सब समझ रहे हैं कि यूएस का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे है, यूएस का या वेस्ट एशियन कंट्रीज का, वेस्ट कंट्रीज का वो इस वक्त इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो उस केस में वॉशिंगटन खुद चाहता है कि वो डुप्लीकेशन से बचने के हिसाब से और साथ ही साथ सप्लाई बेस को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग देशों से पैक्ट करना चाहता है, जहां पे आईपीईएफ, अब अगर आपको याद हो, आईपीईएफ एक फ्रेमवर्क है, इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसको भी शुरू किया गया बाइडेन साहब के द्वारा। पहले भी बात हुई थी इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल उसको फ्रेश लेकर के आया गया है, उसको भी देखेंगे। तो यूएस का भी जो टेंजेंट है वो सीधे उस जगह पर है जहां पे उनका ट्रेड बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और बाकी देशों में उनकी बढ़त बढ़े। राइट, द यूएस इज ऑलरेडी परसुइंग द चिप 4 अलायंस इनिशिएटिव विद द 3 अदर टॉप सेमीकंडक्टर मेकर्स। 3 बड़े सेमीकंडक्टर्स मेकर है विश्व में, वो पहला है ताइवान, दूसरा है जापान और तीसरा साउथ कोरिया, याद रखिएगा। और यूएस इन चिप 4 अलायंस भी बोलते हैं, इन देशों के साथ ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन फिलहाल इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है प्लान अनाउंस किया था सितंबर 21 में टू एस्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव। शुरू किया था इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके, जो क्वाड के देश हैं, उन्होंने शुरू किया, अनाउंस किया था कि वो भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में आगे आएंगे। लेकिन पॉइंट क्या है
रीजनल एफर्ट्स के मामले में, चाहे ट्रेड पैक्ट के मामले में कहीं ना कहीं रुकावट आती रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूएस जैसे बड़े देश से आप मैन्युफैक्चरिंग में डील करना चाहते हो और सप्लाई चेन से जुड़ना चाहते हो, तो यूएस भी चाहेगा कि आप उनके बड़े फ्रेमवर्क में जुड़े ताकि उनको भी ट्रेड में फायदा हो, ठीक है। क्या है, दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ डिबेट इन पॉलिसी सर्कल इन न्यू दिल्ली ऑन वेदर टू फोकस इंडिया एफर्ट्स प्योरली ऑन डिजाइन कैपेबिलिटीज ऑफ पार्ट ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग। हमारे देश में क्या चिप्स नहीं बनते हैं तमिलनाडु में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां बनता है, लेकिन हमें हमें अपना स्कोप बढ़ाना है ताकि जो आने वाले समय में इन चिप्स की बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है। और हम सब जानते हैं इंडिया के साथ साथ कई डेवलपिंग देश भी इसको जानते हैं, तो इंडिया उस दौड़ में आगे निकलना चाहता है और निकलना भी चाहिए, ठीक बात है। कुछ रेड फ्लैग्स बताते हैं कि ऐसा होने से अगर हम यूएस से जुड़ना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो कुछ रेड फ्लैग्स क्या है कि द यूएस ने अभी जो डिस्कशन शुरू किया है, इनिशिएट किया है किस मामले में कि उसके साथ आप डायलॉग, न्यू ट्रेड डायलॉग शुरू करें, जिससे क्या हो कि यूएस का भी जो अपने जो रीजन में बढ़ने की जो कवायद है कि वो इंडो पैसिफिक में बढ़त बनाना चाहता है और चाइना के आगे एक कंपेटिटर तो वो है ही, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि इंडिया आईपीईएफ से जुड़े, ठीक है। हुआ क्या है, इसके अलावा आईपीएफ के लिए इंडिया ने इंसिडेंटली मना कर दिया, कुछ चीजों को लेकर के इंडिया ने मना कर दिया, कुछ चीजों को अग्री किया है। एक चीज आपको मैं बता दूं, अभी देखेंगे उसको। उसके अलावा इंडिया की से बात करी गई है रशियन ऑयल को लेकर के, जहां पे कि हम सब रशिया से हम सब नहीं, इंडिया बेसिकली ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है रशिया से ऑयल, इंडिया और चाइना, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, यूएस लेड बाय G7 कंट्रीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन ने लगाए हुए सैंक्शंस, और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है रशिया से थोड़ा सा कटे, राइट, कम तेल ले, और उनको उस मेन स्ट्रीम से अलग करना चाहता है यूएस, राइट, जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं लगता है। और आईपीएफ से भी इंडिया बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं लगा, उन्होंने इनडायरेक्टली हमने वहां पे अपना पोजीशन क्लियर नहीं किया है। तो ये सारी चीजें रेड फ्लैग की तरफ लेकर के जाती हैं, क्योंकि यूएस का जो मेजर फोटे वो ये है कि रशिया से ऑयल सप्लाई ना ली जाए, ताकि उनके पास जो पैसा पहुंच रहा है एक्सपोर्ट करने से वो यूज हो रहा है यूक्रेन लड़ाई में। तो यूक्रेन की लड़ाई का कोई नतीजा निकल नहीं रहा है, और इस वजह से यूएस के साथ साथ जो G7 के अलाइन देश हैं वो रशिया पे सैंक्शंस लगाते चले जा रहे हैं। इंडिया उनमें से नहीं है और सपोर्ट भी नहीं कर रहा। इवन देन रशिया के लिए वो अगेंस्ट वोट करने के लिए एब्सटेन किया था इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ने। तो ये सारी चीजें भी उसमें लग के आ रही, यही सारे रेड फ्लैग्स हैं कि अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आना चाहता है तो उसे ये सब चीजें ध्यान देनी होंगी, जिसके ऊपर यूएस फोर्स कर रहा है, साथ ही इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा है और डायलॉग करना चाहता है। साथ ही साथ आप समझते हैं कि आईपीईएफ क्या है, कुछ समय पहले इसकी न्यूज आई थी। तो आईपीईएफ का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी यूएस में, जहां पे इंडिया डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड पिलर, जिसमें इंडिया ने स्टे अवे रहने के लिए सोचा और सिर्फ 4 चीजों पे अग्री किया। पहले तो सप्लाई चेन्स के लिए, टैक्स के लिए, एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी के लिए इंडिया ने अग्री किया। पर जो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम कोई भी स्ट्रॉन्ग अलाइंड ग्रुप में कभी इंडिया नहीं रहा है, जहां तक कि हम सीईसीए की बात भी करते हैं, जहां पे इंडिया ने ज्वाइन करने से मना किया, इसी वजह से कुछ कॉन्स्टेंट्स थे वहां पर। तो उसी तरीके से आईपीईएफ के भी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जहां पर वो कहते हैं कि ये करना है या ये नहीं करना। हो सकता है वो उस रीजन में ऐसा भी हो कि वो कहते हैं कि रशिया से अलग रहना पड़ेगा, और इंडिया रशिया से अलग नहीं रह सकता है, कुछ मामलों में काफी बड़ी चीजें हैं। तो उसलिए तो इंडिया ने कुछ चीजों से स्टे अवे किया। आईपीएफ इज अ यूएस लेड इनिशिएटिव है ये, दैट एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू एनहांस resilience, sustainability, inclusiveness, economic growth, fairness and competitiveness in Indo-Pacific region। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के जितने ट्रेड पैक्ट होते हैं ना, जैसे मैं पहले भी कहती हुई आई हूँ कि आईपीएफ हो गया, सीईसीए हो गया, एफटीए हो गया, आसियान हो गया, ये जितने ग्रुप्स हैं इनका टारगेट क्या है, ट्रेड बढ़ाना, ठीक है, पैसे का आदान प्रदान, इस ड्यूटीज को कम करो, ज्यादा ट्रेड बढ़ाओ, राइट। तो उसी के लिए उसका जो मेन रीजन यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, रिजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कॉम्पिटेटिवनेस। जैसे कभी भी आप तैयारी करें तो याद रखिए कुछ चीजें हर ट्रेड पैक्ट में कॉमन होती हैं, राइट। तो आपको बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझना है कि एक्चुअली क्या है। लेकिन जब प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईपीएफ क्या है, तो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन वो पूछते हैं कि ये है या नहीं है, ये है कि नहीं है। तो इसलिए आपको नोट्स जो बनाने बहुत ही स्पेसिफिकली बनाने। ना आईपीएफ वाज लॉन्च इन 21 में लॉन्च हुआ था विद अ डजन इनिशियल पार्टनर्स हु टुगेदर रिप्रेजेंट 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। अब ये लाइन सीधी पूछी जा सकती है कि आईपीएफ में विश्व के 40% देशों की जीडीपी आती है, यस और नो। तो ये आंसर है यस। द आईपीएफ इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट अलाउज मेंबर्स टू नेगोशिएट द पार्टी दे वांट टू।
अब दूसरी लाइन क्या हो सकती है कि आईपीएफ इज नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बस इतनी लाइन अगर आपसे पूछते हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर कर दोगे नो, पर ऐसा है यस, ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, फ्री ट्रेड नहीं है, इनके बीच में कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ फी लगेगी या कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे। फ्री ट्रेड का मतलब होता है आपस में जो देश जुड़े हुए होते हैं या जो रीजन्स जुड़े हुए होते हैं उनके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, आपस में वो फ्री ट्रेड करते हैं, तो आईपीएफ फ्री ट्रेड नहीं है। उसके अलावा नेगोशिएशंस में 4 मेन पिलर्स रहे: सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, एंटी करप्शन एंड फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड। ये तब की बात है जब लास्ट टाइम आईपीईएफ की मीटिंग हुई थी। और करंटली इंडिया एंड 13 कंट्रीज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन में कौन से देश आते हैं हमको पता होना चाहिए: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस एंड वियतनाम। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कौन सा देश नहीं दिख रहा है, वो है चाइना। सो चाइना इसमें नहीं है। तो आईपीएफ के लिए एक बड़ा एक्सपोजर है, और साथ ही साथ एक और बड़ा देश आपने यहाँ नहीं देखा होगा, दैट इज रशिया, राइट? रशिया भी इसमें नहीं है। तो आप मान के चलिए इन देशों से डिस्टेंस बनाने की कवायद भी है ये, और जो देश इसके अंदर हैं उनसे ये डिमांड करी जा सकती है कि आप इन देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें और सिर्फ इन्हीं देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो हो सकता है इंडिया ने इसलिए इससे स्टे अवे किया है, राइट? क्लोज लूप क्या है, ऐसे बताते हैं कि बट द रीजन व्हाई इंडिया इज कीन ऑन ग्रेटर कोलैबोरेशन, पर इंडिया क्यों चाहता है कि इस यूएस से हम कोलैबोरेट करें ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में। अगर आपसे कोई शब्द पूछे, सेमीकंडक्टर और चिप दो अलग अलग शब्द है, ऐसा नहीं है। चिप जब भी हम कहते हैं तो सेमीकंडक्टर को ही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ के आना चाहता है, वो ये है कि ताइवान, जापान, जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें डोमिनेशन बना करके रखे हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ताइवान और साउथ कोरिया के पास 80% इसका परसेंटेज है जहां वो चिप्स बनाते हैं। उसके साथ ही साथ हम भी उस टेक्नोलॉजी में आगे हैं, काफी देशों में हमारे लोग काम करने जाते हैं, तो क्यों ना हम भी इसमें आगे बढ़त बढ़ाएं। इसलिए इंडिया का इसमें एक्सपोजर करना या जुड़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। साथ ही साथ एक अभी ऐसे न्यूज भी आई है कि जो मिस्टर बाइडेन ने ASML, एक बड़ी संस्था है, नीदरलैंड की बड़ी संस्था नहीं कंपनी है, वो चिप्स बनाती है, उसमें उसको मना किया था कि आप चाइना का एक्सपोर्ट बंद कर दें सेमीकंडक्टर्स का। ऐसी न्यूज ने राउटर्स रिपोर्ट किया था। तो यूएस भी इसमें अपनी डोमिनेशन बना के रखना चाहता है। जो लोग चाइना और कहीं ना कहीं रशिया से कनेक्ट होना चाहते हैं उनको काट रहा है इनडायरेक्टली। उसके साथ इंडिया एक्सपेक्ट करता है इस सेमीकंडक्टर मार्केट विल रीच $63 बिलियन बाय 26 कंपेयर विद $15 बिलियन इन 20। तो हम भी अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं। स्मॉल बिगिनिंग कहां से हुई है? विद द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर Polymatech starting production of its opto semiconductors and memory module at कांचीपुरम, तमिलनाडु में हमने शुरुआत करी है। काफी अच्छा बिजनेस भी है। तो आने वाले टाइम में हम भी कॉम्पीट करना चाहते हैं साउथ कोरिया से, ताइवान से, और इंडिया वर्ल्ड बिगेस्ट सप्लायर के रूप में उभरना चाहते हैं, इसलिए इसमें हमारी एफर्ट जायज है। नेक्स्ट उसके बाद समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी, अगर आप ध्यान दें, छोटे छोटे चिप्स होती हैं, उनमें छोटे डायोड्स होते हैं, छोटे छोटे कंडक्टर्स होते हैं जो आपस में एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं, वही चीजें हैं ये। एंड नॉन कंडक्टर्स तो क्या आते हैं, जो कंडक्टिविटी कहाँ बनाते हैं? कंडक्टर्स के बीच में, नॉन कंडक्टर्स के बीच में, और उनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। एंड सेमीकंडक्टर्स कैन बी प्योर एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हो सकते हैं, कंपाउंड सच एज जेलियम और आर्सेनाइड और कैडमियम। तो अगर आपसे सवाल बनता है कि सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन होता है क्या, जेलियम आर्सेनाइड होता है क्या, कैडमियम होता है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी होते हैं, तो आंसर होगा यस। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज एक या और लगा होगा तो आप आंसर तब भी यस करोगे, क्योंकि हर जगह यहाँ पे और लगा हुआ है। कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सारे होंगे, इनमें से कोई एक भी होगा तो आपका एक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ना सेमीकंडक्टर्स आर एसेंशियल किस चीज के लिए? कम्युनिकेशन में, कंप्यूटिंग में, हेल्थ केयर में, मिलिट्री में, सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट, जितने भी आप इक्विपमेंट्स देखते हो ना, उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, और उन डिवाइसेस के अंदर सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। मतलब कितना बड़ा मार्केट है, कितने बड़े बिलियन ट्रिलियन का मार्केट है। तो अगर इसमें इंडिया आगे आता है तो काफी पॉजिटिव, काफी प्रोस्पेक्ट है और बड़ा बिजनेस हम उठा सकते हैं। Now, next article, Reserve Bank should pause the rate hikes, decouple from global tightening cycle. CII President Sanjeev Bajaj,
याद रखिएगा, ऐसी लाइनों पे सवाल बनते हैं यूपीएससी के मेंस में, जहां पे वो एक बड़ा स्टेटमेंट उठा लेते हैं, फिर कहते हैं तर्क दीजिए उसके ऊपर। तो ये लाइन क्या बोलती है कि रिजर्व बैंक शुड पॉज, रिजर्व बैंक को रुक जाना चाहिए द रेट हाइक बढ़ाने में, डीकपल मतलब हटना चाहिए, कहां से, अलग हो जाना चाहिए फ्रॉम ग्लोबल टाइटनिंग साइकिल, मतलब जो विश्व की ग्लोबल टाइटनिंग साइकिल है, जहां पे वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए रेट बढ़ा रहे हैं विश्व में, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, उनसे अलग हो जाना चाहिए। क्यों, कौन कह रहा है ये मैं नहीं कह रही हूँ, सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव बजाज कह रहे हैं। सीआईआई क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति ये बात बोल रहा है तो कोई बैकग्राउंड होगा। क्या कहते हैं, एज वी आर गेटिंग आउट ऑफ पैंडेमिक वी बिलीव इट इज नाउ द टाइम फॉर द आरबीआई टू टेक अ पॉज ऑन रेट हाइक्स एंड स्टार्ट फोकसिंग अगेन ऑन ग्रोथ, सेज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट संजीव बजाज, ठीक है। तो ये बात सच है। उसके कुछ तर्क हैं जो समझने चाहिए हमको। कहते हैं कि सीआई बिलीव करता है दैट द रिजर्व बैंक इंडिया हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड द रिक्विजिट डोजेस ऑफ रेट हाइक्स, हमने अभी तक बहुत ज्यादा रेट हाइक्स कर लिया है इन्फ्लेशन को बचाने के लिए। और एक्सपर्ट्स ऐसा कहते भी हैं कि ज्यादा रेट हाइक करने से आप इन्फ्लेशन का कम नहीं होता है, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं कुछ समय बाद, ठीक है। क्योंकि आपके जो बैंक्स हैं वो आपसे अच्छी तरीके से कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं, इंटरेस्ट आप बढ़ाते चले जाओगे, पर जो इंटरेस्ट पे ऑफ है वो भी तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर आप इंटरेस्ट बढ़ा देते हो एफडीज का और लोन का इंटरेस्ट बढ़ाते हो, तो कौन लोन लेगा आपसे? अगर लोन नहीं आएगा तो आपके पास पैसा, आप कैसे इंटरेस्ट लोगे? और दूसरी चीज ये, अगर आप इंटरेस्ट बढ़ा देते हो एफडीज पे और मार्केट से पैसा लोग आपके पास डिपॉजिट ज्यादा करेंगे, तो पैसा भी तो मार्केट में होना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं होगा, आप प्रॉपर जॉब्स नहीं दे पाओगे, तो लोग आपके पास पैसा रखने क्या आएंगे, और फिर इंटरेस्ट आप क्या दोगे? तो एक साइकिल है, अगर आप बराबर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। A pause in rate hikes would be a positive signal for the industry, nudging it to a ramp up capital expenditure। वो कहना चाहते हैं कि ये सब जो रेट हाइक्स पॉजिटिव सिग्नल हो सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हमको अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। कैपिटल, इसको कहते हैं केपेक्स, याद रखिएगा, शब्द बार यूज हो रहा है, पूछा जा सकता है प्री में, मैंने कई बार पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो केपेक्स को बढ़ाना चाहिए, हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। फिर वो सवाल पूछते हैं कि देयर हैव बीन कंसर्न्स, एक इंटरव्यू सेशन है एक्चुअली, सो देयर हैव बीन कंसर्न्स ओवर प्राइवेट सेक्टर केपेक्स एंड द पीएम आल्सो रिसेंटली कॉल्ड अपॉन द प्राइवेट सेक्टर टू रैंप अप। तो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को क्या केपेक्स में बढ़ चढ़ के आना चाहिए? तो जी हाँ, कि प्राइवेट सेक्टर को अगर वो केपेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, लोगों को जॉब दे सकते हैं, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं उनसे हम पार पा सकते हैं। वी हैव आल्सो बीन कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी एक्शन फॉर सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड, बट एज वी आर गेटिंग आउट ऑफ द पैंडेमिक वी बिलीव इट टू नाउ द टाइम फॉर द आरबीआई टू टेक अ पॉज ऑन रेट हाइक्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन ग्रोथ। उस बात को वो कहते हैं। नाउ इसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देते हुए बड़ी टैगलाइन ये है, अनदर बिग पॉजिटिव इज दैट आवर बैंक आर नाउ इन अ सिचुएशन वेयर दे आर रेडी टू लेंड। मतलब हमारे बैंक्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बैंकिंग साइकिल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पास लैंड, हम उधार देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास पैसा है, हम उधार दे सकते हैं, मतलब लोन मिल सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे लोन का, याद रखिएगा, एक ईएमआई पे इंटरेस्ट होता है और एक एफडी पे इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट रेट दोनों पे बढ़ाने से क्या होगा, लोन जो आपका महंगा हो जाता है और एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, लोन अगर महंगा करते रहेगी आरबीआई तो लोन लेगा कौन? तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला लॉन्गर रन में। देयरफॉर आई थिंक डीकपलिंग ऑफ द ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग, मतलब जो विश्व में हो रहा है, मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब होता है बहुत सख्त पॉलिसी बनाई जा रही है, फॉलो की जा रही है बैंक्स के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, दो पॉलिसीज होती हैं, पहला है फिस्कल, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है, गवर्नमेंट बनाती है कैट को लेकर के, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा, जो सेंट्रल बैंक बनाता है, आरबीआई बनाता है हमारे देश में। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम टाइट करते रहे दूसरे देशों के मुकाबले के लिहाज से या उनको देखते हुए, तो हमें दिक्कत हो सकती है ना। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्या है हमारे पास, हमारी इंडियन इंडस्ट्री में बिगेस्ट चैलेंज क्या चैलेंजेस क्या है? सो इफ यू सी, इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज द लास्ट डिकेड हैज शोन ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारे पास काफी सारी, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं और हमने काफी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप किया है। साथ ही साथ वो कहते हैं बट आई थिंक देयर आर सम इश्यूज, वो क्या है, वी नीड टू मैनेज लाइक रेट्स एंड मॉनेटरी टाइटनिंग। आई थिंक दैट इज अ सिंगल बिगेस्ट इशू राइट नाउ, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि ट्रेड के साथ साथ अगर हम मॉनेटरी टाइटनिंग पे ध्यान देंगे तो हमें काफी फायदा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने जो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के लिहाज से बोला कि हमारे देश पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, इतना इफेक्ट नहीं आएगा। और वैसे भी यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इस बात को कहा है कि वो डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल अभी देखेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि एसवीबी का जो क्राइसिस है उससे हमारे पर कोई इमीडिएट स्ट्रेस नहीं आने वाला है और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है।
उसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआई इन्फ्लेशन इन फेब अबव आरबीआई कंफर्ट लेवल। अभी इसके ऊपर हमने आज ही एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया है, आप उसको गो थ्रू जरूर करें। उसको मैंने काफी एक्सप्लेन किया है कि कोर इन्फ्लेशन क्या है और आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, पता होना चाहिए। तो एनएसओ के डेटा के हिसाब से जो हमारा सीपीआई इंडेक्स है 6.4% है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.4 है, जो हमारा थ्रेशोल्ड है 4 से 6% के ऊपर है, मतलब कम है, फिर कम हुआ है लेकिन फिर भी ज्यादा है। और ज्यादातर जो इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सीरियल्स में, इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू डबल डिजिट्स। उसके बाद मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स में जो खाने की पीने की चीजें हैं जो रिटेलिंग में है वो ज्यादा प्राइसिंग है। और अगर आप देखें कि लास्ट ईयर जो डेटा आया था जनवरी में, दिसंबर में, होलसेल प्राइस इंडेक्स काफी नीचे था। तो इस बार भी अभी भी चिंता वही की वही है एनएसओ के लिए या गवर्नमेंट के लिए कि हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी भी ऊपर है। ठीक है, इसकी पूरी एनालिसिस हमने एडिटोरियल में की है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ी न्यूज है समझने वाली, जो समझ सकते हैं इसको। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जरूरी है कि इकोनॉमिक्स के सारे एस्पेक्ट को भी समझा जाए। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ना, ईटी का आर्टिकल है। इसमें ये जो आर्टिकल में जो जो सेंटेंस कहा है वो किसने कहा है? मैकेंजी लीडर्स। आप ध्यान दीजिए, मैकेंजी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, जो जो रिसर्च पर डेटा पब्लिश करते हैं, साथ ही साथ जो मार्केट में हालात चलते हैं उनके ऊपर भी रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं, और ये रिसर्च एजेंसी है। तो वो कहते हैं कि आईटी सर्विसेज ग्रोथ नाउ नो लॉन्गर लिंक टू यूएस इको, मैकेंजी लीडर्स सेज। मतलब क्या कहते हैं कि द इम्पेंडिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन मे नॉट बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द आईटी सर्विस इंडस्ट्री बिकॉज द चेंजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस हैज रिजल्टेड इन अ डीलिंकिंग बिटवीन द यूएस इकोनॉमी एंड द ग्रोथ ऑफ आईटी सर्विस। मतलब कहते हैं कि आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो यूएस इकोनॉमी से लिंक नहीं रह गई है। अभी तक हम ये जानते थे कि अगर यूएस में आईटी डिपार्टमेंट में आईटी में कोई दिक्कत होती है तो उसका इम्पैक्ट अलग अलग देशों में जाता है, जानते हैं, अभी भी हम यही समझते हैं। लेकिन अगर इस कंपनी का जो सीनियर पार्टनर वो ये बात बोल रहा है, मिस्टर वैन क्विकन, कि अब वो हमारा जो हमारा का मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है कि आईटी सर्विसेज की ग्रोथ यूएस इकोनॉमी से कनेक्ट नहीं करती है। मतलब इन देश इंडिपेंडेंट हो रहे हैं टाइम टू टाइम, उनके देश में आईटी सर्विसेज ग्रो कर रही हैं, और ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्लाउड सर्विस मार्केट पे हो रहा है। मतलब क्लाउड का मतलब होता है कि आप अपना डेटा किसी और कंपनी के सिस्टम पे सेव करते हो, जो क्लाउड की तरह ट्रीट होती है। आप ध्यान दीजिए, गूगल के भी क्लाउड होते हैं, राइट? मतलब आपको कोई भी डेटा अपना फिजिकल एस्पेक्ट पे सेव नहीं करना है, अपना डेटाबेस एक क्लाउड पे डाल दिया, जो एक वर्चुअल साइट है ऐसे मानिए, और वर्चुअल साइट में अपना डेटाबेस आपने सेव कर दिया। मतलब आपको कोई भी ऑफिस की जरूरत नहीं है। जब ऑफिस की जरूरत नहीं है तो आपको इकोनॉमी से भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपका सारा का सारा डेटा क्लाउड के ऊपर सेव है। ठीक है, तो जब सिस्टम ऐसे डेवलप हो रहा है तो हमें यूएस इकोनॉमी से इम्पैक्ट लेने की जरूरत नहीं है। और वो ये भी कहते हैं, ये घटना है, ये ग्रेट डीकपलिंग की घटना है, ये इस बात को मेंशन करते हैं। तो आगे बोलते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल द ग्रेट डीकपलिंग। इसको कहते हैं ग्रेट डीकपलिंग, मतलब अलग हो जाना। अगर कोई भी सेक्टर किसी देश से प्रभावित होकर चलेगा तो कब तक चलेगा? लेकिन अब का जो समय ऐसा आ गया है कि $250 बिलियन प्रेजेंट क्लाउड सर्विस मार्केट है, और $450 बिलियन क्लाउड सर्विस मार्केट बाय 2025 बन जाएगी। मतलब ज्यादा डेटा और लोगों का जो इंटरेक्शन है, चाहे एप्लीकेशन सर्विसेज हो चाहे आईटी सर्विसेज हो, क्लाउड पे अपना काम करती है। मतलब आप चाहें अपने घर बैठ के काम करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि मार्केट बढ़ने वाली है, और आपका देश की आपकी जो इंडस्ट्री है वो किसी देश पे आधारित नहीं है। दिस इज अनलाइक दैट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस 88 और 9। वो कह रहे हैं कि जो 8 और 9 में इम्पैक्ट हुआ था आईटी इंडस्ट्री पे, वैसा घटना दोबारा शायद ना घटे, और उनकी तरह ऐसा नहीं होगा। तो अपने आप में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इस न्यूज की, आप चाहें तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? नाउ इंडियन स्टार्टअप लुक फॉर वेज टू मूव देयर फंड्स आउट ऑफ एसवीबी। अब क्या हो रहा है कि एसवीबी के क्राइसिस के बाद, मतलब अब जब शब्द यूज होता है ना कोलैप्स, लोग समझते हैं कि बैंक बंद होगी। बैंक बंद नहीं हुई है, यहाँ पे कहना मतलब है कि जब क्राइसिस आया बैंक के ऊपर, बैंक आपका पैसा नहीं दे पा रहा है जो आपको चाहिए, तो क्या है, आप अपने फंड्स जो आपके हैं उनको आप डाइवर्ट कर सकते हो। जो आपने फंड्स बैंक को दे रखे थे, डिपॉजिट कर रखे थे, उनके सेविंग्स में डाल रखे थे, सेविंग्स अकाउंट में, वो आप चाहो तो दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट कर सकते हो। इसके लिए आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, जो इंडियन स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके बैंक उनको ट्रेस करके वो पैसा आप इधर डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि बैंक जब बंद होने वाली है तो यूएस फेड ने, यूएस एफडीआईसी ने इस बात को श्योर किया कि जिन लोगों के पैसे एसवीबी में हैं, जिन लोगों का पैसा है, वो चाहे तो अपने फंड्स को रिलोकेट कर सकते हैं, किसी और बैंक में डाल सकते हैं, और उनको अलाउ किया अपने फंड्स को एक्सेस करने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल होता है कि बैंक जब कोलैप्स करती है तो सारे
सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, राइट, कि अपना पैसा आप नहीं निकाल सकते, जब जो होगा बाद में देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यूएस फेड जो आप एफडीआईसी ने क्या कहा कि आप अपने अकाउंट्स को एक्सेस करिए, जो आपका पैसा है आप दूसरे बैंक्स में ट्रांसफर कर सकते हो, सो दैट कि आपके जो फंड्स है वो आप तक चले जाएं। और ये हो रहा है कि गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, ऐसे बहुत सारे बैंक्स के अकाउंट खोले जा रहे हैं और उनमें पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सारे बैंक्स लगे हुए हैं, एचएसबीसी हो गया, आईबीएल हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सारे इंडियन स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं और जो उनके फंड्स को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि उनको अपने जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप जिनकी कंपनीज यूएस में हेडक्वार्टर करती हैं, उनको एक्सेस मिल गया अपने अकाउंट्स का और अपने फंड्स वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक एड ऑन है कल की न्यूज में जो मैंने डिस्कस की थी आपसे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पिक्चर इसमें दिखा रहे हैं कि 85% ऑफ इंडियन बैंक जीसेक होल्डिंग्स एसटीएम कैटेगरी जेफरीज, मतलब वो कहते हैं कि जितना 85 इन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, 85% ऑफ इंडियन बैंक की इन्वेस्टर्स की, वो सारा का सारा गिफ्ट सिटी प्रोपोजिशन या गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑन मंडे सम ऑफ देम आर ऑलरेडी ओपनिंग अकाउंट्स एट बैंक ब्रांचेस एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन गुजरात गिफ्ट सिटी, ठीक है। आईएफएससी में जो गिफ्ट सिटी के नाम से फेमस है, वहां पर काफी बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो यूएस में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जो इंडिया से डील करते हैं, इंडिया से ड्राइव करते हैं, उन बिजनेस पर्सन के लिए काफी रिलैक्सेशन मिलेगा उनको। नाउ नेक्स्ट चीज है कि सेमाइनर इशू, सेमाइनर का मतलब होता है काफी पोटेंशियल, काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखने वाला इशू है। कौन सा? 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट बेंच टू हियर सेम सेक्स मैरिज प्लीज। अब जो ये प्ली है वो 5 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी जो सेम सेक्स मैरिज का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर, जो पीआई डाली गई थी और जो डिस्कशन चल रहा है। और क्योंकि काफी पोटेंशियल इशू है, जो एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इसे कहते हैं सेमाइनल इशू या सेमिनल या सेमाइनल इशू कहते हैं। जो ये इशू है एक्चुअली अगर आप देखें, इशू ऑफ राइट ऑफ टू लाइफ और लिबर्टी एंड डिग्निटी का इशू है। सेक्शन आर्टिकल 1921 सबको कवर करता है, जहां पर आपको राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू डिग्निटी का क्वेश्चन आता है। तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, आप उसके ऊपर डिटेल पढ़ सकते हो। लेकिन मेन बात क्या है कि अभी इसके ऊपर जो 5 जजेस हैं कि जो बेंच है वो डिस्कशन करेगी, और इसमें उन्होंने कहा कि दैट इज अ मैटर इंपॉर्टेंट इनफ टू इन्वोक आर्टिकल 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी आर्टिकल्स इसमें मेंशन हो रहे हैं सब आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा जब इसमें कोई डिसीजन आएगा तो। लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर इस पे कोई नियम बनता है तो आगे चल के समस्या आ सकती है अडॉप्शन की लेकर के, क्योंकि जो भी सेम सेक्स मैरिजेस होंगी उसमें जो भी बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा उसके लीगल एस्पेक्ट को कैसे कवर करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए या होगा ही होगा। तो ये न्यूज अभी इवॉल्व करेगी, आर्टिकल भी इवॉल्व करेगा। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ आपके लिए। मेन पॉइंट क्या है कि जितने भी आपके पॉलिटी से जुड़े हुए आर्टिकल्स इसमें मेंशन हो रहे हैं, सेक्शन 19 है, सेक्शन 21 है और आर्टिकल 145(3) है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी पढ़ना जरूरी है। इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं और प्रियम्बल के आर्टिकल 14, 19 और 21 में पूछे जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है और मेंस के लिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके अलावा आज दिल्ली हाईकोर्ट का एक और भी वर्डिक्ट आया, इसमें कहा गया जस्टिस प्रतिभा एम सिंह सेज इन सम केसेस दिस कोर्ट हैज आल्सो नोटिस्ड दैट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द अलॉटेड लैंड एंड आर कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड रेंट्स लीज अमाउंट्स आर आल्सो sought टू बी कलेक्टेड इन एन इलीगल एंड ऑथराइज्ड मैनर। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी जो मंदिर होते हैं या मॉस्क होते हैं या जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां के पादरियों की या वहां के पंडितों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो वहां रह नहीं सकते, राइट। सो इस बात को हाईलाइट करते हुए एक प्ली डाली गई थी, उसके ऊपर सुनवाई हुई। सो पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप कांट बी टर्न्ड इनटू अ रेजिडेंसेस, मतलब आपके जो पब्लिक प्लेसेस हैं वर्शिप के लिए वहां पर उनको आप रेजिडेंस की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते, रेंट पे नहीं दे सकते, उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट हैज deprecated that the trend of converting public places of worship into private residences by priests, pandits and imams and caretakers. It underlined that places of worship are very often converted into residence and occupied by people taking care of premises including their extended families, domestic help and other trespasses which is contrary to law। ये नियमों ये कानून के खिलाफ है, जहां पे आपको जो वर्शिप की प्लेस है वहां पे आपके फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं या आप किसी और को वहां रखते हो या डोमेस्टिक हेल्प के लोगों को रख रहे हो, जो ट्रेसपासर्स हैं उनको रख रहे हो, ये गलत है, नियम के खिलाफ है। In some cases this court has also noticed that a said place of worship are extended beyond the allotted land
लैंड एंड कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल प्रॉपर्टी। पढ़ लिया हम लोगों ने। द पिटिशनर जहीर अहमद फाइल्ड अ पिटिशन सीकिंग डीसीलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच कंसिस्ट वन रूम, किचन, बाथरूम एंड सम स्पेस एडजेसेंट टू द मॉस्क। मतलब मॉस्क के साथ साथ लगी हुई ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज का एक्सटेंशन किया गया और इसको उठाया गया था कोर्ट में, उसके ऊपर सुनवाई हुई। तो मतलब ये इलीगल है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, गुड। ये आपके लिए जहां पर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वाले जो जो आप पॉलिटी में सेक्शंस बनते हैं वहां पे भी एड ऑन हो सकता है। वैसे देखा जाए तो एक एक्सट्रीम डिसीजन, एक्सट्रीम रिलीजियस चीजों में हम लोग को नहीं जाना चाहिए, पर जब दिल्ली हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पूछा जाए, कोई पीआईएल लगे तो उसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हम लिखते हैं ना नोट्स में, उसमें लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है वहां पे कल्चरल एस्पेक्ट को कवर करती है, जहां पे ये बताया गया कि इंडिया ट्रेजर ट्रोव सिटिंग इन यूएस म्यूजियम इज लिंक्ड टू स्मगलर इन तमिलनाडु जेल। ठीक है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर लेफ्ट से राइट में आप देखो तो लेफ्ट वाला जो ये वाला है, द गॉड रेवंथा 10th सेंचुरी ब्रॉन्ज लेट चालुक्य काल का जो है ये आपको दिखाई देगा, आर्टिफैक्ट है। और ये ब्रॉन्ज का है और गॉड रेवंथा इसके ऊपर बने हुए हैं 10th सेंचुरी का। उसके साथ साथ कर्नाटका, आंध्रा, ठीक है, जो चालुक्य कहाँ था, कर्नाटका और आंध्रा में थे, तो उसके इलाके का है, उस इलाके का है। देन कामदेवा द गॉड ऑफ लव 8th सेंचुरी, स्टोन अर्ली मिडिवल कश्मीर, चाइल्ड सेंट संबंदर लेट 11th सेंचुरी, कॉपर अलॉय चोला पीरियड। ये सारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री में सवाल पूछे जाते हैं। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, हिंदू में है, इंडियन एक्सप्रेस में है, तुरंत कैच कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कामदेवा का गॉड ऑफ लव का 8th सेंचुरी में कोई आर्टिफैक्ट मिला है क्या, तो आंसर है यस। कहाँ मिला है ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा चाइल्ड संत संबंदर का कोई आर्टिफैक्ट मिला है 11वीं सेंचुरी में जो चोला पीरियड का होता है, तो आंसर इज यस। बोले कि नहीं चालुक्य पीरियड का है, तो आंसर इज नो। तो आपको कल्चरल एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए। कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसमें गॉड रेवंथा, कामदेवा, मून गॉड चंद्रा एंड हिज चाइल्ड विद वाइफ एंड अटेंडेंट, ये आपका मिला है वेस्ट बंगाल में 2nd-1st सेंचुरी बीसीई का है। मीडियम आइवरी शुंगा डायनेस्टी। तो ये जितनी डायनेस्टीज जुड़े हुए सवाल हैं आपके प्री में एज इज पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज बनती है जहाँ पे गॉड डंडा एंड गॉड ऑफ निक्सुबा, तो ऐसे सन ऑफ गॉड या सॉरी माय मिस्टेक, द सन गॉड, अगर आप पूछे द सन गॉड कहाँ मिला है, क्या आर्टिफैक्ट कहाँ मिले, क्या 11वीं सेंचुरी में मिले हैं, तो आंसर इज यस। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कराओगे। उसके बाद चोला पीरियड का 880 से 1279 के समय के बीच में चाइल्ड संत संबंदर की जो है अलॉय, कॉपर अलॉय की मूर्ति मिली है चोला पीरियड की, तो आंसर इज यस। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ना, आप नोट्स में अपने ऐड कर लो, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देख लेते हैं, मून गॉड चंद्र, उसके बाद आपका चुंगा डायनेस्टी, कामदेवा मिले हुए हैं, कामदेवा की जो आइडल मिली हुई है that is stone may describe as rare survivor from the early medieval कश्मीर में मिला हुआ है। साथ ही साथ गॉड रेवंथा 10th सेंचुरी ब्रॉन्ज लेटर चालुक्य पीरियड में मिला हुआ है। ठीक है, 3 मिल गए। उसके बाद संबंदर, चाइल्ड संबंदर की तमिलनाडु 11th सेंचुरी चोला पीरियड में मिला हुआ है। गॉड डांडा एंड गॉड निक्सुभा ये मिले 11th सेंचुरी मीडियम सैंडस्टोन, मेट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड, नो बैकग्राउंड डिटेल, कोई इनका बैकग्राउंड डिटेल नहीं है सैंडस्टोन सन गॉड का। तो और उसके बाद द गॉडेस दुर्गा किलिंग बफेलो डेमन, महिषासुर मर्दनी 1760 मेवाड़ राजस्थान। तो ये चीजें आप जो इस आर्टिकल में है इनको एज इज लिख लीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, आप चाहें तो जिनका हिस्ट्री जो है डोमेन है, जो आईएससी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट्स में तो नहीं, यूपी में तो नहीं है, आप हिस्ट्री का जो डोमेन है उसमें इसको और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने मेंस की तैयारी इसके साथ कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। राइट, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और ईटी का। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट मी बैक। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेकर के जाएगा। मिलेंगे न्यूज एनालिसिस के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक तैयारी करते रहिए।